तो सवाल ये है कि क्या हमारी कुंडली में, हमारी जन्मपत्री में सच में हमारी यात्राओं का पूरा एक ब्लूप्रिंट छुपा होता है? क्या ज्योतिष ये बता सकता है कि हम कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास एस.एन. पांडे के कुछ नोट्स हैं जिनका शीर्षक है केपी ज्योतिष में यात्रा और उद्देश्य कैसे देखें। तो आज का मकसद ये समझना है कि ये ज्योतिषीय प्रणाली यात्राओं की भविष्यवाणी करने का दावा करती कैसे है। मतलब क्या ये सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब देती है, या फिर ये भी बता सकती है कि कोई कह लीजिए विकसित देश चाहेगा या अविकसित। और सबसे दिलचस्प बात, क्या घर वापसी का भी कोई ज्योतिषीय संकेत होता है? चलिए इस दावे की परतें उधेड़ते हैं। सकते हैं गणित पर आधारित एक प्रणाली है। इसमें हर चीज का एक नियम है और आज हम उन्हीं नियमों को समझने की कोशिश करेंगे। वो नियम जो भाव, ग्रह और दशा के आपसी खेल पर टिके हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। अगर किसी को ज्योतिष में यात्रा देखनी है तो कुंडली में कहाँ देखना होगा? मतलब किन भावों पर नजर रखनी होगी? देखिए, इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसे आप दो विरोधी ताकतों की खींचतान के रूप में देख सकती हैं। एक तरफ है हमारी जड़ें जो हमें एक जगह पर बांध के रखती हैं, और दूसरी तरफ है हमारे पंख जो हमें उड़ने और दूर जाने के लिए उकसाते रहते हैं। जड़ें और पंख, वाह, ये तो बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। तो ज्योतिष में ये पंख वाले भाव कौन से हुए? हाँ, तो मुख्य रूप से 3 भाव हैं जो पंख का काम करते हैं। सबसे पहले आता है तीसरा भाव। ये छोटी यात्रा होता है, घर से निकलना, आस पड़ोस के शहरों तक जाना। ये एक तरह से पहली उड़ान भरने जैसा है। ठीक है। फिर आता है 9वां भाव। यह है लंबी यात्राओं का प्रतीक, जैसे विदेश यात्रा, कोई तीर्थ यात्रा या फिर उच्च शिक्षा के लिए घर से बहुत दूर जाना। ये एक बड़ी छलांग है। और सबसे आखिरी वाला? और सबसे महत्वपूर्ण है 12वां भाव। ये भाव है अज्ञात का, मातृभूमि से बहुत दूर का, मतलब विदेश में बस जाने का। ये सिर्फ यात्रा नहीं है, ये एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत भी है। तो तीसरा, 9वां और 12वां, ये 3 भाव मिलकर किसी के जीवन में यात्रा की कहानी लिखते हैं। लेकिन जब आप बता रहे थे तो मुझे एक और भाव याद आया जिसका जिक्र स्रोत में है, 7वां भाव। उसे यात्रा का मार्ग बदलने वाला कहा गया है। ये इस जड़ें और पंख वाली कहानी में कहाँ फिट होता है? हाँ, ये एक कह सकते हैं कि एक वाइल्ड कार्ड की तरह है। 7वां भाव आपके सामने वाले इंसान का या दुनिया का होता है। जब ये यात्रा के समीकरण में आता है तो इसका मतलब है कि आपकी योजना दुनिया के हिसाब से बदल सकती है। आप निकले तो थे कहीं और के लिए और पहुंच कहीं और गए। इस पर हम अंत में जरूर लौटेंगे क्योंकि इसका मतलब बहुत गहरा हो सकता है। ठीक है, तो हमें पंख वाले भाव पता चल गए, 3, 9 और 12। लेकिन सिर्फ इनका कुंडली में होना तो काफी नहीं होगा ना? कोई ज्योतिषी ये कैसे तय करता है कि यात्रा होगी भी या नहीं, और होगी तो कब होगी? बिल्कुल, और यहीं पर केपी ज्योतिष की असली खासियत सामने आती है। ये सिर्फ भाव नहीं देखता, ये देखता है कि क्या ग्रहों की एक टीम इन भावों को एक साथ सक्रिय कर रही है। जब किसी व्यक्ति की दशा, भुक्ति, अंतर, जिसे हम संक्षेप में डीबीए कहते हैं, हाँ, तो जब वो डीबीए ऐसे ग्रहों का चलता है जो इन तीनों भावों यानी 3, 9 और 12 से जुड़े हों, तब जाकर यात्रा का योग बनता है। तो ये एक तरह से समय का ताला खोलने वाली चाबी हुई। और स्रोत में कुछ पृथकतावादी यानी सेपरेटिव ग्रहों का भी जिक्र है, शनि, राहु, केतु और सूर्य। इनकी क्या भूमिका है इस पूरे खेल में? ये कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प है। इन ग्रहों का जो मूल स्वभाव है वो ही अलगाव पैदा करना है। ये आपको आपकी जड़ों से, आपके आराम के दायरे से, आपके परिवार से दूर धकेलते हैं। तो जब इन पृथकतावादी ग्रहों की दशा यानी डीबीए आती है और साथ में 3, 9, 12 का संयोजन भी बन रहा हो, तो समझिए कि विदेश यात्रा का टिकट लगभग पक्का हो जाता है। अच्छा, यानी ये सिर्फ एक ज्योतिषीय नियम नहीं है, बल्कि ये ग्रहों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को भी दिखाता है कि उस समय में इंसान शायद खुद ही अपनी जड़ों से दूर जाना चाहता है। बिल्कुल। और अगर बिल्कुल सटीक हफ्ता या दिन जानना हो तो फिर गोचर यानी ग्रहों की वर्तमान स्थिति को देखा जाता है। जब आसमान में चल रहे ग्रह भी उसी ताले पर सही चाबी लगा देते हैं तो यात्रा हो जाती है। ये तो वाकई एक पूरी प्रक्रिया है। लेकिन स्रोत में एक दावा ऐसा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। वो ये कि ये प्रणाली बता सकती है कि कोई विकसित देश चाहेगा या अविकसित। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, पहली बार सुनने में ये अजीब लग सकता है,
लेकिन इसका जो तर्क है वो ग्रहों के अपने मूल स्वभाव पर आधारित है। देखिए, ज्योतिष में ग्रहों को 2 टीमों में बांटा गया है, शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर शुभ ग्रहों की दशा चल रही है तो कोई अच्छी जगह जैसे स्विट्जरलैंड जाएंगे, और अगर अशुभ ग्रहों की दशा है तो किसी मुश्किल जगह? मोटे तौर पर तर्क यही है। स्रोत के अनुसार अगर यात्रा के समय जो डीबीए चल रहा है उसमें बृहस्पति, शुक्र, बुध या चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह शामिल हैं, तो ये समृद्धि, विकास और बेहतर अवसरों का संकेत है। इसलिए व्यक्ति किसी विकसित देश की यात्रा करता है। इसके विपरीत अगर शनि, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रह, जिन्हें संघर्ष और सीमाओं का कारक माना जाता है, अगर उनकी दशा चल रही हो तो यात्रा किसी ऐसी जगह की हो सकती है जहां चुनौतियां ज्यादा हों, यानी कोई अविकसित स्थान। और अगर दोनों का मिश्रण हो तो? मान लीजिए दशा बृहस्पति की चल रही है लेकिन अंतर राहु का। बहुत अच्छा सवाल। ऐसी स्थिति में यह एक विकासशील देश का संकेत देता है, एक ऐसी जगह जहां अवसर भी हैं और संघर्ष भी। यह दिखाता है कि अनुभव जो है वो मिला जुला रहेगा। आना जाना तो ठीक है, पर कुछ लोग तो जाकर बस ही जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला होता है। क्या ज्योतिष में इसके लिए कोई अलग नियम है, या ये सिर्फ एक बहुत लंबी यात्रा का ही मामला है? नहीं, इसके लिए एक बहुत ही सुंदर नियम है। ये फिर से वही जड़ें और पंख वाली बात पर आता है। विदेश में बसने का मतलब है कि आपकी कुंडली में पंख वाले ग्रहों का पलड़ा वो जड़ों वाले ग्रहों पर भारी पड़ गया है। मतलब ये कि अगर किसी की कुंडली में ज्यादातर ग्रह 3, 9, 12 यानी पंखों का ही संकेत दे रहे हैं, और घर वापसी यानी जड़ें वाले भाव, दूसरा भाव जो परिवार का है और चौथा जो घर का है, उनका संकेत देने वाले ग्रह बहुत कम हैं, तो ये एक स्पष्ट इशारा है कि व्यक्ति की डोर अपनी मातृभूमि से कमजोर पड़ गई है और वो विदेश में ही अपनी नई जड़ें जमाएगा। वाह, तो ये एक तरह से ज्योतिषीय रस्साकशी है। चलिए अब सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, यात्रा का मकसद। क्या ये सिस्टम ये भी बता सकता है कि कोई नौकरी के लिए जा रहा है या शादी करके या सिर्फ छुट्टियां मनाने? साला डालते हैं, उससे देश का नाम बदल जाता है। अच्छा, ये तरीका आसान है। तो चलिए 2 अलग-अलग डिश बनाकर देखते हैं। एक कोई नौकरी के लिए विदेश जा रहा है और दूसरा कोई सिर्फ घूमने फिरने। इनमें क्या फर्क होगा? बहुत बढ़िया। दोनों में यात्रा का बेस यानी 3, 9, 12 तो रहेगा ही, लेकिन जो नौकरी के लिए जा रहा है उसकी रेसिपी में 10वें भाव का मसाला डलेगा, जो करियर और प्रतिष्ठा का है। साथ में छठा भाव यानी नौकरी और 11वां भाव यानी लाभ भी जुड़ जाएगा। और जो सिर्फ घूमने जा रहा है उसकी रेसिपी में? उसकी रेसिपी में 10वें भाव की जगह 5वें भाव की मिठास डाली जाएगी। 5वां भाव होता है मनोरंजन, आनंद और रचनात्मकता का। तो आप देख सकती हैं, बेस वही रहा, बस एक सामग्री ने पूरी कहानी बदल दी। नौकरी की गंभीर यात्रा और घूमने फिरने की मजेदार यात्रा। ये तो बहुत साफ हो गया। और अगर कोई शादी करके विदेश जा रहा हो तो क्या 7वें भाव का मसाला डलेगा? एकदम सही पकड़ा आपने। यात्रा के बेस के साथ 7वां भाव जो विवाह या साझेदारी का है और 11वां भाव यानी इच्छा पूर्ति, ये जुड़ जाएंगे। हर उद्देश्य के लिए एक खास भाव है। व्यापार के लिए भी 7वां भाव आता है, लेकिन साथ में 10वां यानी करियर और दूसरा यानी धन भी जुड़ जाता है। स्रोत में कुछ और भी वजहें दी हैं, जैसे चिकित्सा आपात स्थिति। उसका संयोजन काफी डरावना लगता है, 1, 6, 8, 12। हाँ, ये एक गंभीर स्थिति का संकेत है। पहला भाव यानी व्यक्ति खुद, छठा यानी बीमारी, 8वां यानी संकट और 12वां मतलब हॉस्पिटल। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त है, ये संयोजन शुभ ग्रहों की दशा में होना चाहिए, जो ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति इलाज के लिए जा रहा है और उसे वहां मदद मिलेगी। तो ये जानना कि कौन सा ग्रह दशा चला रहा है, ये बहुत जरूरी है। ये तो परिणाम को पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ घटना नहीं बताता, बल्कि घटना की गुणवत्ता भी बताता है। ये तो सच में बहुत गहरा विश्लेषण है। अच्छा, जो जाता है वो अक्सर वापस भी आता है। तो क्या इस प्रणाली में जड़ों की तरफ वापस खींचने का भी कोई योग बताया गया है? हाँ बिल्कुल, जैसे पंखों के लिए 3, 9, 12 हैं, वैसे ही जड़ों के लिए भी एक मजबूत टीम है, और वो है दूसरा, चौथा और 11वां भाव। इनका क्या मतलब है? एक-एक करके समझाइए। जरूर। तो दूसरा भाव है परिवार। जब ये सक्रिय होता है तो व्यक्ति अपने परिवार से मिलने के लिए लौटता है। चौथा भाव है घर, अपनी मातृभूमि, मन का सुकून, ये घर की याद दिलाता है। और 11वां भाव है इच्छाओं की पूर्ति का। इस मामले में घर लौटने की इच्छा का पूरा होना।
तो प्रक्रिया वही होगी। जब इन 2, 4, 11 का संकेत देने वाले ग्रहों का डीबीए आता है तो व्यक्ति घर लौट आता है। एकदम। जब ये ग्रह सक्रिय होते हैं तो पंख कमजोर पड़ जाते हैं और जड़ों का खिंचाव बढ़ जाता है और व्यक्ति घर वापसी की फ्लाइट पकड़ लेता है और सटीक समय के लिए फिर से गोचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मुझे तो ये समझ आया कि केपी ज्योतिष यात्रा को सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देखता, ये तो जीवन की एक पूरी कहानी की तरह देखता है। ये सिर्फ हाँ या नहीं का सवाल नहीं है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक गतिशील प्रणाली है। ये हमें दिखाती है कि कैसे कुछ ज्योतिषीय ताकतें जैसे 3, 9, 12 हमें हमारी जड़ों से दूर धकेलती हैं और कैसे कुछ दूसरी ताकतें 2, 4, 11 हमें वापस खींचती हैं। और इस पूरी खींचतान में ग्रहों की दशा और उनकी प्रकृति ये तय करती है कि हम कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे और वापस आएंगे भी या नहीं। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। हमारी चर्चा की शुरुआत में 7वें भाव का जिक्र आया था, जिसे यात्रा का मार्ग बदलने वाला कहा गया है। सतही तौर पर तो इसका मतलब लगता है कि शायद फ्लाइट का रूट बदल गया या डेस्टिनेशन बदल गया। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि कोई यात्रा आपका उद्देश्य ही बदल दे? आप गए थे पढ़ाई करने और वहां अपना कारोबार शुरू कर दिया। या फिर क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई एक यात्रा आपके पूरे जीवन का मार्ग ही बदल दे? ये एक ऐसा सवाल है जो ज्योतिष से परे हम सबके अपने अनुभवों से भी जुड़ा है।